जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक क्षितिज में काव्य खंड में देखेंगे कन्यादान। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कवि का परिचय, कवि द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य, उसके बाद इस कविता का भावार्थ और फिर इस अध्याय से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संभावित है उन सब प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कवि का परिचय। कन्यादान जो अध्याय है, इस कविता के लेखक है ऋतुराज। ऋतुराज जी का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। भरतपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। और इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन के बाद वे सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं। वर्तमान में उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है कि वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। इसलिए उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उनके द्वारा किया गया कार्य है कविता संग्रह है एक, मरण धर्मा और अन्य, पुल और पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद। पुरस्कार उनको मिला है सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार। अब हम देख लेते हैं कन्यादान जो कविता है उसका भावार्थ क्या है। इस कविता में कवि ने माँ के उस पीड़ा को व्यक्त किया है जब वो अपने बेटी को विदा करती है। उस मान को लगता है कि जैसे उसने मान नहीं होगा, उस माँ को लगता है जैसे उसने अपने जीवन भर की पूंजी गंवा दी। माँ के हृदय में आशंका बनी रहती है कि कहीं ससुराल में उससे कष्ट तो नहीं होगा। अभी वह भोली है, विवाह के बाद वह केवल सुखी जीवन की कल्पना कर सकती है, किंतु जिसने कभी दुख देखा नहीं वह भला दुख का सामना कैसे करेगी। कवि कहते हैं कि सुख सौभाग्य को वह अबोध बेटी पढ़ सकती है, परंतु अनचाहे दुखों को वह पढ़ और समझ नहीं सकती। माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि प्रतिबिंब देखकर अपने रूप सौंदर्य पर मत रिझना, यह स्थायी नहीं है। माँ दूसरी सीख देते हुए कहती है कि आग का उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, इसका उपयोग जलने या जलाने के लिए मत करना। यह सीख उस मानसिकता वाले लोगों पर कटाक्ष है जो दहेज के लालच में अपनी दुल्हन को जला देते हैं। तीसरी सीख मान देती है कि वस्त्र आभूषणों को ज़्यादा महत्व मत देना है, ये स्त्री जीवन के बंधन है, इनसे ज़्यादा लगाव अच्छा नहीं है। माँ कहती है लड़की होना कोई बुराई नहीं है, परंतु लड़की जैसी कमज़ोर असहाय मत दिखना। जरूरत पड़ने पर कोमलता, लज्जा आदि को परे हटाकर अत्याचार के प्रति आवाज़ उठाना भी लड़की का कर्तव्य होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं इस कविता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है कन्यादान करते समय किसका दुख बहुत ही वास्तविक था? क पिता का, ख माँ का, ग बहन का, ग भाई का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख माँ का। अगला प्रश्न है लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? क सहारा, ख बेटी, ग पूंजी, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ग पूंजी। उसकी बेटी एकमात्र उनकी पूंजी थी। अगला प्रश्न है किससे वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं है? क दुनिया को, ख साध्वी को, ग ज्ञानी को, घ लड़की को। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? घ लड़की को। अगला प्रश्न है कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है? क काल्पनिक, ख वास्तविक, ग स्वप्निल और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क काल्पनिक।
अगला प्रश्न है, कविता में लड़की के सियाने न होने का क्या आशय है? क दुनियादारी को न समझना, ख जवान न होना, ग अनपढ़ होना, घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क दुनियादारी को न समझना अर्थात सियाने न होना के लिए मतलब बताया गया है। लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता है? क वास्तविक, ख काल्पनिक, ग संभावित और घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग संभावित। अगला प्रश्न है, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती है? क इज्जत, ख आज़ादी, ग सुंदरता, घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ख आज़ादी। अगला प्रश्न है, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? क भावनाओं का, ख सुख का, ग आनंद का, घ मधुरता का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग आनंद का। अगला प्रश्न है, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट झेल लेती है? क ससुराल वालों की, ख शिक्षिका की, ग मित्रों की, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क ससुराल वालों की। ससुराल वालों की प्रशंसा सुनकर अपना हर कष्ट को भूल जाती है या कष्ट को झेल लेती है। अगला प्रश्न है, हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है? क मधुर, ख कोरी, ग रंगीन, घ इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ग रंगीन। अगला प्रश्न है, कविता में आनंद का संचार कौन करती है? क शब्द, ख तुक और लय, ग सौंदर्य, घ चित्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आनंद का संचार कौन करता है? तो ख तुक और लय। अगला प्रश्न है, लड़कियां स्वभाव से कैसी होती है? क सरल, ख कठोर, ग सहनशील, घ चालू। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क सरल। अगला प्रश्न है, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? क कम रोशनी का, ख अंधेरा का, ग अस्पष्ट सुख का, घ अशांति का। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? ग अस्पष्ट सुख का। अगला प्रश्न है, कविता में शब्दों के द्वारा किसकी अवास्तविक वस्तु को वास्तविकता दिखाने को कहा गया है? क काल्पनिक शब्द, ख शाब्दिक सौंदर्य, ग वास्तविक भ्रम। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? अच्छा, ऑप्शन घ छूट गया था, शाब्दिक भ्रम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घ शाब्दिक भ्रम। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में किसके दुख को वाणी प्रदान की गई है? क लड़की के दुख को, बी लड़की की माँ के दुख को, सी कवि के दुख को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी लड़की की माँ के दुख को इसमें कविता में वाणी प्रदान किया गया है, कन्यादान। अगला प्रश्न है, माँ बेटी को लेकर चिंतित क्यों है? अपने चिर संचित अनुभवों के कारण, बी अपने बेटी के स्वभाव के कारण, सी बेटी के अधूरे ज्ञान के कारण, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य। क्योंकि बेटी अभी सियानी नहीं हुई, अधूरा ज्ञान है, उनको ज्ञान के बारे में पूरा पता नहीं रहता है, बेटी के स्वभाव के कारण, अपने चिर संचित अनुभवों के कारण। अगला प्रश्न है, लड़की को अभी क्या करना नहीं आता था? ए घर का काम काज, बी दुखों की भयानकता को समझना, सी पढ़ाई लिखाई कार्य, और डी अपना काम समय पर कर लेना। तो इसका सही तरीका होगा हमारा बी दुखों की भयानकता को समझना। अगला प्रश्न है, तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों में से कवि का क्या तात्पर्य है? ए कवि का तात्पर्य है उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह के पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है। बी लयबद्ध कविता की रचना करना, सी सुर में सुर मिलाकर गीत गाना, डी लयबद्ध संगीत की रचना करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए कवि का तात्पर्य है उस सामान्य ज्ञान की प्राप्ति से है जो विवाह से पूर्व लड़की को परिवार में दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। स्त्री जीवन के पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। ए रूपक अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी उपमा अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? डी उपमा अलंकार है इसमें। अगला प्रश्न है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। ए विरोधाभास, बी प्रतीक, सी उत्प्रेक्षा, डी उपमा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? ए विरोधाभास, क्योंकि लड़की होकर लड़की जैसा ही दिखाई देती, मतलब इसमें बताया गया है ना कि लड़की को अपने स्वभाव कभी कोमल भी हो, समय परिस्थिति के अनुसार कभी कोमल होना है तो कभी कठोर भी होना है, उसके बारे में बोला गया है, इसलिए विरोधाभास है ये। अगला प्रश्न है, माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा है? ए क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है, यही कारण था माँ का। बी सुंदरता चिरस्थायी नहीं होती। सी सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर स्त्री की कमजोरी होती है सौंदर्य की प्रशंसा सुनना। और डी ए और बी दोनों कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए क्योंकि नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर ससुराल वालों द्वारा छली जाती है, यही कारण था कि माँ अपने बेटी से कहती है अपने चेहरे पर मत रीझना। अगला प्रश्न है, दुख बांचना में निहित गूढ़ार्थ स्पष्ट कीजिए। ए दुख की पहचान, बी जीवन में आने वाले दुखों की जानकारी रखना, सी भावी जीवन के हर पक्ष की समझ रखना, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, आग और पानी की क्या विशेषता है? ए ये जीवन देने वाले होते हैं, बी ये जीवन लेने वाले होते हैं, सी ये जीवन लेने व देने वाले होते हैं, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। आग और पानी जीवन देते हैं और लेते भी हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्र और आभूषणों को नारी जीवन में कैसा बताया गया है? ए सौंदर्यवर्धक, बी शाब्दिक भ्रमों की तरह, सी शिक्षाप्रद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी शाब्दिक भ्रमों की तरह। वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रमों की तरह बताया गया है। अगला प्रश्न है, ऋतुराज जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ए सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में, बी सन 1948 में उदयपुर में, सन 1944 में जोधपुर में, सन 1940 में जयपुर में। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, ऋतुराज जी ने आजीविका के लिए किस क्षेत्र को चुना? ए वकालत, बी अध्यापन, सी व्यापार, डी चिकित्सा। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी अध्यापन कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता में माँ के दुख को परमाणिक क्यों कहा गया है? ए माँ का दुख परमाणिक होता है, बी माँ का दुख सबसे बड़ा होता है, सी माँ का दुख अतुलनीय होता है, डी कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायी होता है। तो सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी कन्यादान करना माँ के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? ए पुत्री माँ के सबसे निकट होती है, बी वह उससे सुख दुख की साथीन समझ होती है, सी स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं पर वह अपनी बेटी के साथ बातचीत कर सकती है, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, धुंधले प्रकाश की पाठिका होने से क्या आशय है? ए अज्ञान की स्थिति होना, बी कम दिखाई देना, सी विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना, डी अक्षर ज्ञान न होना। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी विषय का अस्पष्ट ज्ञान होना। अगला प्रश्न है, दुख बांचना से कवि का क्या अभिप्राय है? ए जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना, बी सुख दुख का अंतर जानना, सी
स्थिति विपरीत होने पर भी पढ़ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, जीवन में आने वाले दुखों की समझ होना। अगला प्रश्न है, लड़की अभी सियानी नहीं हुई, इस पंक्ति में हास्य स्पष्ट कीजिए। ए, वह अभी वयस्क नहीं थी, वह अभी बालिका ही थी। सी, वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी, वह अभी मानसिक रूप से अपरिपक्व थी, मतलब शारीरिक रूप से विकसित हुई लेकिन मानसिक रूप से अभी भी अपरिपक्व थी। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, पंक्ति में किस समस्या को उभारा है? ए, ईंधन की समस्या को। बी, रसोई का काम न जानना। सी, घर के काम में रुचि लेना। डी, नववधु को जलाकर मार डालना। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, नववधु को दहेज के लालच में लोग जलाकर मार देते हैं, उसी को तंज कसा गया है। अगला प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यहाँ पाठिका कौन है? ए, स्वयं लड़की। बी, लड़की की माँ। सी, लड़की की सहेली। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए, स्वयं लड़की। अगला प्रश्न है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, पंक्ति में निहित अलंकार बताएं। ए, यमक अलंकार। बी, श्लेष अलंकार। सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। डी, रूपक अलंकार। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें उपमेय में उपमान की अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।